Hello everyone. चलिए, we are quickly starting with the basic concepts of the chapter. Before I actually start with the classes, मैं एक quick introduction दे देता हूँ what we are going to do and in YouTube classes में हम क्या करने वाले हैं. बेटा, हम लोग इन YouTube क्लासेस में पूरे सिलेबस को एक बार फुल फ्लेजेडली गो थ्रू करेंगे. फुल फ्लेजेडली गो थ्रू करने से हमारा कहने का मतलब ये है कि हम पूरे सिलेबस को एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. मेरा फोकस रहेगा न्यूमेरिकल्स पे, थ्योरी पे थोड़ा कम रहेगा. थ्योरी आप चाहो तो 10 years से लर्न कर सकते हो. थ्योरिटिकल चीजें हम थोड़ी बहुत यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट मेरा जो मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की सॉल्विंग पे. चैप्टर वाइज ये वीडियोस बनेंगी, दोनों कोर्सेज के लिए बनेंगी, बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम. देखो, कॉन्सेप्चुअली दोनों चीजें सेम है, इट्स जस्ट बीकॉम ऑनर्स में थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा आ जाती हैं, बीकॉम प्रोग्राम में थोड़ी अलग आ जाती हैं. व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज आई एम गोइंग टू डिस्कस बीकॉम प्रोग्राम के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपकी शिवदास के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, शिवदास की बुक से डिस्कस करूंगा. तो आई रिपीट माई सेल्फ, जो बीकॉम प्रोग्राम का जो बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा वो बुक जो रेफरेंस रहेगी वो रहेगी शिवदास. ठीक है. एंड जो बीकॉम ऑनर्स के लिए मैं जो यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, बीकॉम ऑनर्स के लिए आई एम रेफरिंग महेश्वरी एंड मित्तल की बुक. महेश्वरी मित्तल की जो बुक है वो बेसिकली आई एम डिस्कसिंग हियर. ठीक है. आप देख सकते हैं, आई कैन शो यू द कवर पेज ऑफ द बुक ऑल्सो. दिस इज द बुक आई विल बी रेफरिंग आउट. राइट, दिस इज द बुक आई विल बी रेफरिंग आउट. आई नो थोड़ा सा ऑपोजिट विजुअल के हिसाब से ये उल्टा दिख रहा होगा. राइट, this is the book. I think so. ऐसे शायद ठीक है. नहीं, this is the book. Okay, this is the book I will be referring out for BCom honors. Now I will be discussing the concepts. I will be discussing a lot of illustrations in the during the course, and I will be discussing the I will be discussing the exam questions. एग्जाम क्वेश्चंस जो होंगे वो बेसिकली आई विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम अगेन शिवदास. बीकॉम ऑनर्स में देखता हूँ मैं आगे जाके अगर मुझे टाइम मिल पाया तो आई विल डेफिनेटली अपलोड इट. बट आई विल ट्राई कि जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि मटेरियल्स हैं, ओवरहेड्स है, कॉन्ट्रैक्ट, वो प्रोसेस, यूनिट कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे रेपिटेटिवली हर साल आपको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उन चैप्टर्स को मैं यहाँ पे 100% कवर करके चलूँ. ठीक है, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम कम से कम हो. आज के सेशन में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं मटेरियल्स के साथ. राइट, मैं एक बार इसको जरा आज जो बेसिकली मैं चैप्टर आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज बेसिकली द मटेरियल्स चैप्टर. नाउ मटेरियल्स चैप्टर बेसिकली अगर आप देखोगे, ये चैप्टर्स जो है नाम वाइज, नेम वाइज, ऑल द चैप्टर्स आर देयर इन बीकॉम प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स. बीकॉम प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स दोनों का सेम सिलेबस है. इट्स जस्ट क्वेश्चंस में उन्होंने थोड़े बहुत एलिमेंट्स बीकॉम ऑनर्स में एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, whereas बीकॉम प्रोग्राम में थोड़ी बहुत चीजें एलिमिनेट करे हुए हैं. ठीक है. तो हम बस क्वेश्चंस के माध्यम से हम इन चीजों को करेंगे, बट कॉन्सेप्ट दोनों के सेम है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम अपनी क्लासेस को बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्लासेस बनाएंगे, कुछ चैप्टर्स कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स बनाएंगे, और कुछ टॉपिक्स को हम बनाएंगे कि ये हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के डिस्कशन है. तो आई विल बी मेकिंग टू सेपरेट वीडियोस फॉर बीकॉम प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स, जहां पर एक्सप्लेनेशन दोनों में सेम होगा. आई नो अपलोडिंग में थोड़ा ऊपर नीचे एक दो दिन हो सकता है, तो प्लीज बेयर विद मी. मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं एंड मेरे लिए यहाँ पर इसके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है. तो बट आई एम ट्राइंग कि मैं आप लोगों को बाय 30th अप्रैल मैं काफी हद तक सिलेबस आप लोगों का कवर करा दूं, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ. राइट, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हो, FOI फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर सेमेस्टर 6 एज वेल एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर सेमेस्टर 6, ये मेरे ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स में चल रहे हैं. ये प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड करे हुए हैं और उनमें भी मुझे अभी बहुत सारे अपडेट्स डालने हैं. तो ऑन अ वेरी सिमिलर नोट मुझे यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम आई हैव टू मैनेज. तो इट इज गोइंग टू टेक, बट आई विल ग्रेजुअली अपलोड इट, दैट इज फॉर श्योर. आपके पेपर्स से पहले मैं अपलोड कर दूंगा द मैक्सिमम लॉट. राइट, चलिए
हम यहाँ पे बेसिकली चैप्टर मटेरियल्स डिस्कस करने वाले हैं। मटेरियल्स चैप्टर का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, राइट, अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, जो मेरा मटेरियल्स चैप्टर है, मटेरियल्स चैप्टर का जो मेरा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, जस्ट गिव मी अ सेकंड मोर, मैं एक बार जरा बुक में ओपन कर लूं, राइट, ओके। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी डिस्कस करूंगा और न्यूमेरिकल पार्ट भी डिस्कस करूंगा, राइट। एक बार चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास मटेरियल चैप्टर में बेसिकली होता क्या है, मटेरियल्स बेसिकली है क्या, है ना। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मटेरियल्स, है ना, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट मटेरियल, है ना सर, इसका हम सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मटेरियल। सर हमारे लिए इस टर्म का मीनिंग क्या है। सर मटेरियल वर्ड का मतलब क्या है। सर मटेरियल वर्ड का मतलब है, हम बेसिकली जानना चाहते हैं रॉ मटेरियल जो अप्लाई हो रहा है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सर जब भी हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप जानते हो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा मेन कंसर्न किस चीज पर होता है, जब हम रॉ मटेरियल्स बना रहे हैं, वट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग। तो जब हम यहाँ पे मटेरियल चैप्टर बात कर रहे हैं, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द रॉ मटेरियल। सर रॉ मटेरियल के साथ साथ हम फिनिश्ड गुड्स के बारे में भी बात करेंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं मटेरियल की बात, मटेरियल के बारे में, तो मटेरियल में हमारे पास सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो मटेरियल बेसिकली होता क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल बेसिकली हमारे पास एक ऐसी चीज हो गई, हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट हो गया जिसको हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। सर इसकी डेफिनेशन, अगर आप मटेरियल की कभी भी डेफिनेशन लिख रहे हो, तो आप यहाँ पर एक रेफरेंस दे सकते हो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का, ठीक है। यहाँ पर आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का रेफरेंस दे सकते हो। और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से मटेरियल कॉस्ट का मतलब क्या है। सर दीज आर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, दिस इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, राइट, these are the cost of materials used for the purpose of, used for the purpose of production, used for the purpose of production of a product, एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए जो हम यूज करते हैं, है ना, और फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। बेटा आपको पता ही है हमारे लिए मटेरियल की जरूरत केवल, हमारे लिए मटेरियल की जरूरत केवल प्रोडक्शन के टाइम पे ही जरूरत नहीं होती, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जरूरत नहीं होती। जब मुझे सर्विसेज देनी है तब भी मेरे को मटेरियल की जरूरत होती है। जैसे यू गो इनटू अ सैलून, राइट, आप सैलून में जाते हो। अब आप सैलून में जाके बाल कटवाते हो, बेटा बाल वो हाथ से या हवा से थोड़ी ना काटता है, कुछ कैंची या फिर कुछ ही हैज अ कोम, ही हैज वाटर, वाटर स्प्रे करते हैं, दे हैव वेरियस इक्विपमेंट्स, दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर। अब वाटर ब्लो जो होता है उनका, राइट, ये जो वाटर ब्लो करते हैं वो पानी खत्म हो जाता है ना, तो वो मटेरियल ही तो है प्रैक्टिकली। तो अगेन जब मुझे कोई सर्विस देनी है, से फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एंड आई एम टीचिंग यू, आई नीड दिस टैबलेट जिसपे मैं राइटिंग कर रहा हूँ, आई नीड दिस पेन जिससे मैं राइट कर रहा हूँ, आई नीड इंटरनेट कनेक्शन, आई नीड अ लैपटॉप, राइट, आई नीड डॉक्यूमेंट्स, आई नीड बुक। ये सब मेरे लिए क्या है सर, ये सब मेरे लिए मटेरियल है। सर जो मैंने पेपर प्रिंट कराया, वो पेपर नोट्स प्रिंट कराया, वो नोट्स मेरे लिए मटेरियल है। तो अगेन मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड करते करते बेटा मैंने आपको जो चीजें यूज करी हैं उस प्रोडक्शन करने के लिए, उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए या उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो जो मटेरियल मैंने यूज किया है उसे मैं कहता हूँ मटेरियल कॉस्ट, राइट। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अगर हम बात करें, जब हम बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल की, तो हमारे पास में दो टाइप के मटेरियल होते हैं। आप ये ऑलरेडी थोड़ा बहुत शायद इंट्रोडक्शन जानते होंगे। सर वी हैव डायरेक्ट मटेरियल एंड वी हैव इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल का कॉन्सेप्ट होता है जो मेरे लिए डायरेक्ट प्रोडक्शन एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस में डायरेक्टली यूज होते हैं, जिनको मैं डायरेक्टली यूज करता हूं फॉर प्रोडक्शन और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। so let's quickly write all material that
becomes an integral part of the finished goods और प्रोडक्ट, है ना, आर डायरेक्ट मटेरियल। सर इसके कुछ एग्जांपल्स दे दो। सर हमारे पास कोई एग्जांपल्स दे दो इसके। बेटा सर इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे कि सर हमारे लिए प्राइमरी पैकेजिंग प्रोडक्ट्स। बेटा चॉकलेट मैन्युफैक्चर करी, तो चॉकलेट को मैंने इनिशियली जहां पे स्टोर किया, जो उसका रैपर है जिसके अंदर मैंने चॉकलेट लिपेटी हुई है, वो मेरे लिए प्राइमरी पैकेजिंग होगी। तो मेरे लिए जितने भी प्राइमरी पैकेजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल का काम करते हैं। सर इसके साथ साथ मैंने कहा कि सर कंपोनेंट्स ऑफ माय प्रोडक्ट। सर हो सकता है ना जब मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो मेरे प्रोडक्ट का कोई कंपोनेंट है ना, कोई कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट, वो भी मेरे लिए यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है। सर एट द सेम टाइम मैं एक और डेफिनेशन यहाँ पे बताना चाहता हूँ बहुत क्लियरली कि मेरे लिए इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होते हैं। सर इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनको मैं डायरेक्टली, बेटा मैं इनको यूज तो करता हूँ, प्रोडक्शन के लिए यूज तो करता हूँ, लेकिन इनका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं होता विद द प्रोडक्शन। मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है, लेकिन मैंने बिल्स भी प्रिंट करे, कुछ रिसीट बनाए बच्चों की फीस के लिए, है ना, तो वो जो रिसीट बनाई, रसीद के जो पेपर हैं, वो जो रसीद का पेपर है, वो पेपर जो है वो मेरे लिए मटेरियल तो है, वो मेरे लिए मटेरियल तो है, राइट, लेकिन वो मेरे प्रोडक्शन से रिलेटेड थोड़ी ना है। बेटा रसीद नहीं दूंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा क्या? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, पढ़ा तो पाऊंगा, लेकिन हाँ नोट्स नहीं होंगे तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, दैट इज ट्रू। तो इसीलिए मेरे को ये देखना पड़ेगा जो मेरे प्रोडक्शन या सर्विस प्रोविजन के लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, उसे मैं डायरेक्ट मटेरियल कहता हूँ। जो साइड एलिमेंट्स हैं जिनके बिना भी प्रोडक्शन हो सकती है, जिनके बिना प्रोडक्ट बेचा जा सकता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है, सर्विस रेंडर की जा सकती है, लेकिन दे आर सेकेंडरी आइटम, वो वहां पे भी मटेरियल यूज होगा, उन्हें मैं कहूंगा इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल में मैंने बोला सर ऑल मटेरियल्स that are ancillary। एंसिलरी का मतलब क्या हो गया? एंसिलरी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर आप देख सकते हो, जो साइड में है ना, मतलब मेरे बिजनेस के लिए डे टू डे रन के लिए जरूरी नहीं है, प्रोडक्शन में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है ना, है ना, एंड विच कैन नॉट बी एंड विच कैन नॉट बी conveniently। sir what do you mean by conveniently? sir conveniently assigned to specific physical units are indirect material। आई होप यहाँ तक का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक, राइट। अगर हम देखेंगे इसके बाद में हम थोड़ा सा बात करेंगे, वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू अ लिटिल, वी आर गोइंग टू मूव अहेड अ लिटिल, एंड जिसमें हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे अबाउट मटेरियल के बारे में, ठीक है। सर आपको पता है मटेरियल मुझे हमेशा खरीदना पड़ता है ना, मटेरियल को स्टोर भी करना पड़ता है। तो बेटा मेरे लिए मटेरियल स्टोर करना, मटेरियल खरीदना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। मेरे लिए मटेरियल स्टोर करना, मटेरियल खरीदना मेरे लिए एक बहुत एलिमेंट पार्ट है, एलिमेंट्री पार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फर्स्ट पॉइंट था मीनिंग। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे सेकेंड पार्ट पे, जहां पर मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये होता क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अगेन। बेटा मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा।
बेटा जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मेरा एक बिजनेस है, ठीक है। बेटा इस बिजनेस को रन करने के लिए मेरे पास यहाँ पे चार मशीन्स हैं। आई हैव मशीन 4 मशीन्स। बेटा इन 4 मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए मुझे कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, ऑब्वियसली रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। ये जो रॉ मटेरियल है ये मुझे हमेशा अपने वेयर हाउस में स्टोर करके रखना पड़ेगा। ये जो मेरा वेयर हाउस है इसमें मुझे स्टोर करके रखना पड़ेगा। बेटा मुझे ये जानना है कि मैं ये जो मटेरियल अक्वायर करूंगा, खरीदूंगा, अपने यहाँ बना तो रहा नहीं हूँ, आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग इनसाइड माई ऑर्गेनाइजेशन, अपने बिजनेस के अंदर बना तो रहा नहीं हूँ। व्हाट एम आई डूइंग हियर? सर मैं इन्हें स्टोर करूंगा, खरीदूंगा किसी से। तो सर मैंने बोला सर सबसे इकोनॉमिक से मेरा कहने का मतलब क्या है? सर सबसे सस्ता तरीका, सबसे सस्ता तरीका, सबसे इकोनॉमिकल क्या तरीका है जिससे मैं किस क्वांटिटी में ऑर्डर करूं, मैं किस क्वांटिटी में ऑर्डर करूं जिससे मेरे को जो मैं माल खरीद रहा हूं, मैं जो ये रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं, मैं जो ये मटेरियल एक्वायर कर रहा हूं, ये सबसे सस्ता पड़े, सबसे इकोनॉमिकल पड़े। मतलब मुझे कितने कितने क्वांटिटीज में ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, कितने कितने ड्यूरेशंस में ये ऑर्डर प्लेस करना चाहिए जिससे मुझे ये सबसे इकोनॉमिकल पड़े, सबसे सस्ता पड़े। ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। बिकॉज आपको पता है मटेरियल मेरे हाथ में अवेलेबल नहीं होता, मुझे हमेशा रखना पड़ेगा, खरीद के रखना पड़ेगा, मुझे हमेशा उसे एक्वायर करके रखना पड़ेगा। तो सर जब मैं ये मटेरियल एक्वायर कर रहा हूं, जब मैं ये मटेरियल खरीद रहा हूं, तो व्हाट आर द बेस्ट मोस्ट इकोनॉमिक, सबसे सस्ता तरीका क्या है, कितने क्वांटिटी में मैं ऑर्डर करूं कि मेरा ईयरली कंजम्पशन जो है वो सब मैच आउट हो जाए, मेरे को सबसे सस्ता पड़े। ओके, तो दैट इज व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। अगर आप देखोगे इसकी जो डेफिनेशन है वो भी बहुत सिंपली कहती है, इट रेफर्स टू, इसकी जो डेफिनेशन है वो कहती है इट रेफर्स टू द साइज, राइट, हियर द वर्ड साइज इज की इंपॉर्टेंट। किस साइज में मैं ऑर्डर करूं, द साइज ऑफ द ऑर्डर, मैं जो माल ऑर्डर कर रहा हूं उसे किस ऑर्डर या किस साइज में ऑर्डर करूं, विच गिव्स, जो मुझे, ठीक है, जो मुझे मैक्सिमम, विच गिव्स मी मैक्सिमम इकोनॉमी। सर मतलब सस्ते, सबसे सस्ता, मैक्सिमम इकोनॉमी का मतलब है कि मुझे सबसे सस्ता, सबसे सस्ता सिचुएशन दे, है ना, इन परचेजिंग, सबसे ज्यादा सस्ता पड़े, है ना, इन परचेजिंग एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल को खरीदने में मुझे वो हमेशा सबसे सस्ता पड़े। मतलब मुझे कभी भी वो मटेरियल अगर खरीदना है तो वो मटेरियल खरीदने के लिए मुझे ज्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े, आई डोंट हैव टू स्पेंड टू मच अमाउंट ऑन इट। ओके, आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप देखोगे सर यहाँ पर मेरे पास 4 मेजर एलिमेंट्स आते हैं। सर मेरा पहला एलिमेंट जिसके बारे में मुझे बात करनी है वो आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? सर एक ऑर्डर को प्लेस करने में मुझे कितना खर्चा लग रहा है, ठीक है ना। बेटा मैं अगर बार बार ऑर्डर करूंगा, ऑर्डर करने में हो सकता है ना कि मुझे हर बार टेंडर भरना पड़े, वो वहां पे एक्सेप्ट होगा, फिर वो एक्सेप्ट करके मुझे एक इनवॉइस बना के भेजेगा, तो इन सब चीजों को करने के लिए खर्चा लगेगा। एक ऑर्डर प्लेस करने में हो सकता है मुझे कुछ खर्चा लगे, तो वो मेरा कहलाता है एक ऑर्डर को प्लेस करने का कॉस्ट, जिसे मैं कहता हूँ ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बेसिकली हो गया, इट इज अ कॉस्ट, इट इज अ कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। सर मुझे अगर एक ऑर्डर प्लेस करना है, मुझे अगर कुछ माल खरीदना है, तो मुझे वो माल खरीदने के लिए, वो ऑर्डर प्लेस करने के लिए, माल खरीदना का कॉस्ट नहीं यहाँ पे ड्यूल हो रहा। सर प्लीज रिमेंबर ऑर्डरिंग कॉस्ट में हम खरीदना, जो परचेज कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं माल, उसकी वैल्यू को डील नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं सर ऑर्डर करने में मुझे कितना खर्चा लगेगा। सर मैं अगर माल बेच रहा हूं, मैं अगर माल खरीद रहा हूं किसी इंसान से, तो उस इंसान से माल खरीदने में मुझे कितना पैसा यूज होगा, मुझे कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो मैंने यहाँ पे बेयर कर दिया, वो मैंने यहाँ पे बता दिया। दैट इज माई ऑर्डरिंग कॉस्ट। सो इट इज द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड सिक्योरिंग द सप्लाईज। मतलब
सप्लाईज को अपने पास लाने के लिए मुझे जो खर्चा बियर करना पड़ रहा है। सर ये जो है किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? सर दिस विल डिपेंड ऑन right, this will depend upon number of orders placed and the number of items placed. This will depend on number one, number of orders placed, right? एक सेकंड दीजिए मुझे, बस इसमें छोटा सा चेंज कर देना है। right, this will depend on right, this will depend on number of orders. This will depend on number of orders placed, right? This will depend upon number of orders placed and will also depend on number of items ordered. जो मैंने items order करे हैं उस पे भी ये चीज डिपेंड करेगी, right? So जो second element है, I hope the first element what we have discussed here in economic order quantity should be very clear कि हमने बात करी ordering cost की। So second element जो हम इसमें बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि मेरे पास में inadequate inventory है या stock out cost, जिसको मैं कह सकता हूं, जिसको अगर आप कह सकते हो inadequate inventory या stock out cost. Sir, what do you mean by these two things? राइट, ये है क्या बेसिकली, व्हाट आर द टर्म्स, ये क्या टर्म है सर, ये क्या भला है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर ये बेसिकली वो खर्चा है कि मुझे अगर कभी अर्जेंटली स्टॉक की जरूरत है या मुझे अगर अचानक से जाकर माल खरीदने की जरूरत हो रही है, ठीक है ना सर, मेरे पास इन्वेंट्री पूरी नहीं है, ठीक है। अब बेटा मैं अपने मजदूरों को खाली बैठने तो नहीं दूंगा ना, मैं क्या कहूंगा, भैया ठीक है मैं तेरे लिए महंगे में माल ले आता हूँ बिना नेगोशिएशंस के, तुम एक काम करो, तुम काम मत छोड़ो, है ना। मुझे कभी मैं कभी स्टॉक मेरा इमीडिएटली खत्म हो गया और मैंने ध्यान नहीं दिया, अचानक से स्टॉक खत्म हो गया मटेरियल का, तो बेटा अगेन मुझे इमीडिएटली मार्केट में रश करके माल खरीदना पड़ेगा। तो ये क्या खर्चा है सर? ये वो खर्चा है अगर मैं मार्केट में इमीडिएटली जाता हूं, अगर मैं मार्केट में इमीडिएटली जाता हूं और इमीडिएटली मार्केट में जाकर मेरे को माल खरीदना पड़ रहा है, इमीडिएटली मार्केट में जाके मुझे माल खरीदना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड इनएडिक्वेट इन्वेंट्री, है ना। या जिसे मैं कहता हूँ स्टॉक आउट कॉस्ट, ठीक है। इट इज द एक्सपेंडिचर, आई रिपीट माई सेल्फ, यहाँ पर क्या एक्सपेंडिचर आ गए सर? इट इंक्लूड्स expenditures relating to देख सकते हो पहला पॉइंट, एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट मतलब फास्ट, क्विक, इमीडिएट, है ना, इमीडिएट, ठीक है। डिलीवरी, परचेजेस, मुझे कुछ इमीडिएट परचेज करके और इमीडिएट डिलीवर करना है, ठीक है सर। इसके साथ साथ ऑब्टेनिंग रश डिलीवरीज, सर मुझे ना फास्ट डिलीवरी चाहिए, ठीक है ना, मुझे ना फास्ट डिलीवरी चाहिए। क्यों सर फास्ट डिलीवरी चाहिए? क्योंकि भैया मेरा माल खत्म हो गया है, मेरे मजदूर जो है फालतू बैठेंगे, मैं उन्हें पर डे बेसिस पे दिहाड़ी दे रहा हूँ, अगर मैं उनसे उनको अपना काम नहीं करवाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो दैट्स द थिंग, राइट। या तो यहाँ पर ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है सर। अब हम बात कर रहे हैं हमारे तीसरे वाले टॉपिक पे, सॉरी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे सी टॉपिक पे, थर्ड एलिमेंट पे। तो सर अभी तक मैंने दो एलिमेंट्स की बात करी सर। सबसे पहले मैंने बात करी, एक क्विक क्विक रिवीजन लेते जा रहे हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, जहां पर हम बात कर रहे हैं साइज, सबसे सस्ता साइज बताओ जिससे मैं जब ऑर्डर करूं, ऑर्डर करते में मुझे सबसे सस्ता पड़े, वो मुझे सबसे सस्ता पड़ना चाहिए। सर इसके अभी दो एलिमेंट्स की बात हमने करी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, मुझे एक ऑर्डर प्लेस करने में क्या खर्चा लगता है। सर मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया, मुझे इमीडिएटली माल खरीदना पड़ेगा, उसमें खर्चा कितना आएगा, ठीक है सर। अब हम बात करें तीसरा, जिसको हम कहते हैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट।
ठीक है सर। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बेसिकली बात करता है कि मैंने जब गुड्स को अपनी कंपनी में रखा हुआ है, मैं जब अपनी माल मैंने जो रिसीव किया, मैंने जो माल खरीदा, वो माल जब मैंने खरीदा, खरीदने के बाद बेटा मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, मुझे उसका देखभाल करना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा मटेरियल जो मैंने इमीडिएटली खरीदा है वो इमीडिएटली तो यूज नहीं होगा। जो भी माल मैंने खरीदा है इट विल नॉट बी यूज ऑन एन इमीडिएट बेसिस, है ना। तो आई गेस हमारा जो जो हमने जो माल पूरा पूरा खरीदा है ना थ्रू आउट वे में, तुरंत तुरंत इसी माल को मेंटेन करने के लिए, इसको कैरी आउट करने के लिए जो खर्चा मुझे बियर करना पड़ेगा बेटा, ये भी तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होने वाला है ना। तो यही चीज, अब बेटा मैंने सस्ता मिल रहा था, खरीद तो बहुत सारा लिया, साल भर का गुड्स तो मैंने आज ही खरीद लिया क्योंकि सस्ता मिल रहा था, लेकिन अगर उसको स्टोर करने के लिए मुझे एक बहुत खर्चा करना पड़ेगा, तो वाई विल आई डू दैट, है ना। आई विल ट्राई एंड बियर दैट एक्सपेंस एट अ लेटर टाइम, है ना। आई विल नॉट यूज इट राइट नाउ। So that's the cost we are talking about here. So inventory carrying cost involves, basically it is the cost of keeping items in stock, keeping items in stock। माल को स्टॉक में रखने के लिए मुझे जो खर्चा करना पड़ रहा है, वो सारा खर्चा मेरा यूजुअली कैरिंग कॉस्ट में इन्वॉल्व होता है, राइट। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, द लार्जर द वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्री, जितना ज्यादा मेरे को सामान स्टोर करना पड़ेगा, ऑब्वियसली तो जितना ज्यादा माल खरीदोगे उतना ज्यादा स्टॉक भी करना पड़ेगा, है ना। तो जितना ज्यादा माल आप खरीदोगे उतना ज्यादा आपको स्टॉक भी करना पड़ेगा। द लार्जर द वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्री, है ना, द हायर द हायर विल बी द हायर विल बी द कैरिंग कॉस्ट, राइट। एंड ये जो पॉइंट है, दिस इज टॉकिंग अबाउट वाइसा वर्सा, मतलब द लोअर द वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्री द लोअर विल बी द कैरिंग कॉस्ट, सीधी बात। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द इन्वेंट्री एंड द कैरिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री, राइट। सर आपने हमने अभी तक तीन एलिमेंट्स बेसिकली देखे। हम जब इन तीन एलिमेंट्स को एक साथ पुट अप करते हैं तो हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिल जाती। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला हाउ वी डिटरमाइन इट। तो हमारा जो इसका फॉर्मूला होता है, हमारा जो फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम इसको डिटरमाइन करते हैं, वो फॉर्मूला हमें बोलता है Q इज इक्वल टू, Q का मतलब है क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे क्वांटिटी निकालना है। सर इट इज अंडर रूट 2 times A into P upon S, right? Sir, what are these terms? Q stands for economic order quantity, right? Q stands for economic order quantity. Sir, A stands for annual demand. बेटा यहाँ पर वर्ड एनुअल इज वेरी की एंड इम्पोर्टेंट। बेटा मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ पूरे साल में मैं कितनी डिमांड कर रहा हूँ, मतलब मेरे को कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है ना, मुझे कितने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज पी, या इसको मैं कई बार ओ से भी रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर। एक ऑर्डर प्लेस करने का क्या कॉस्ट है, राइट। एंड लास्ट वी हैव एस, इसे मैं कई बार सी से भी रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज द एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, या मैं इसे ये भी कह सकता हूं कॉस्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट भी कह सकता हूं कई बार मैं इसे, है ना, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया सी, ठीक है। अच्छा कई बार आप देखोगे कई बुक्स ना इसको एच भी कहती है। एच क्यों कहती है, वो कहती है दिस इज द होल्डिंग कॉस्ट,
गुड्स को होल्ड करने का कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको सारे पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स बता दिए जो इस फॉर्मूले में नाम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चंस में बुक्स में देख देख के कंफ्यूज मत हो जाना, कोई भी टर्म यूज कर सकता है। सर कई बार यहाँ पे डी वर्ड भी यूज करता है एनुअल डिमांड को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। कई बार यहाँ पे यू वर्ड भी रिप्रेजेंट करता है, दैट ए स्टैंड्स फॉर एनुअल डिमांड, ठीक है, डी स्टैंड्स फॉर डिमांड, यू स्टैंड्स फॉर यूनिट्स, है ना, कि मुझे कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। लेकिन मैं हमेशा इसको ए रिप्रेजेंट करता हूँ जिसे एनुअल आपको याद रहे, कि पूरे साल का निकालना है, पूरे साल की प्रोडक्शन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, राइट। चलिए, हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे खत्म होता है। मैंने अभी तक आप लोगों के साथ केवल कॉन्सेप्ट डिस्कशन करी है, क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करी है। जो कॉन्सेप्ट डिस्कशन है, that I will be doing in the next part of the video, that will be materials chapter 2 का second part, wherein I'll be discussing questions based on BCom honors and BCom program। दोनों के लिए I will create a video and simultaneously मैं उन्हें respective उसमें डाल दूंगा, respective playlist में बना दूंगा और डाल दूंगा, right? I hope I'm clear and I hope the concept of EOQ should be very clear। इसी तरीके से हम एक कॉन्सेप्ट वीडियो बनाएंगे, एक जहां पर हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, एक हम वो वीडियो बनाएंगे जहां पर हम केवल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। बेटा यहाँ पर हम दोनों चीजों पे फोकस करेंगे, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, दिमाग कहाँ से लगाओगे? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो दिमाग से सॉल्व कर पाओगे, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन के तरीके को रटते जाओगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं मिलेगा, पेपर में कुछ नहीं मिलेगा। कई बार यूनिवर्सिटी पेपर्स में चेंजेस ले आती है, पैटर्न्स में चेंजेस ले आती है, जिसकी वजह से हमें थोड़े बहुत ऐसे चेंजेस लाने पड़ते हैं, है ना। कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझेंगे जिससे कि कोई भी क्वेश्चन कभी भी सॉल्व कर पाए, राइट। Another thing, if you like the video, do share with your friends and subscribe to our channel. Thank you.